अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा के 12th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 12, जो कि हम हार्वर्ड अंटन की बुक में से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोर्स आउटलाइन आज क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस जो कि चैप्टर है, इसमें से दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले वेक्टर्स इन 2 स्पेस, 3 स्पेस एंड स्पेस, ये डिस्कस करें। इसका थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। नॉर्म और इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इधर, और ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अभी हम ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, ज्योमेट्री ऑफ लीनियर सिस्टम क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। और एट द एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दो टॉपिक्स का हम रिवीजन लेंगे, इन दो टॉपिक्स का। तो सबसे पहले टू स्पेस में वेक्टर्स कैसे लिखा जाता है, ये ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0 वेक्टर लिखा हुआ है, 0,0, ये 2 स्पेस में है 0 वेक्टर। इसी तरह से 3 स्पेस में 0 वेक्टर 0,0,0, तो ये इस तरह से ये 3 स्पेस में कहलाता है। इसी तरह से 4 सो ऑन ये लिखा जाता है। तो अब ऑर्डर्ड एन टुपल क्या होते हैं, हमारे पास n टाइम्स यानी कि n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें लिख दिए जाएं, यानी कि कॉमास की शक्ल में v1 v2 v3 सो ऑन vn, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स में लिख दिए जाएं, तो इसको हम कहते हैं ये n टुपल्स हैं, या इसको n स्पेस भी कहते हैं। तो ये दोनों कब बराबर होंगी स्पेसिस, जब इसके फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो, यानी कि v1 इसी तरह से w1 के बराबर हो, इसी तरह से v2 जो है ये w2 के बराबर हो, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे एलिमेंट्स अगर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर हों, तो इसका मतलब है वो दोनों की दोनों स्पेसिस इक्वलेंट स्पेसिस हैं, आल्सो कॉल्ड द इक्वल स्पेसिस, इनको इक्वल स्पेस भी कहते हैं। इसके बाद लीनियर कम्बिनेशन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर्स हमारे पास वेक्टर का सेट है, तो उसका लीनियर कम्बिनेशन ऐसे बनता है कि एक स्केलर लो, एक उसके वेक्टर को लो, उसको मल्टीप्लाई करो, इसी तरह से दूसरे स्केलर को लो, दूसरे वेक्टर को लो, मल्टीप्लाई करो, इस तरह सबको मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड कर दिया जाए अगर, तो इस तरह से ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बनता है। ये W लीनियर कम्बिनेशन उस सूरत में कहलाता है अगर ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये लीनियर कम्बिनेशन है v1 v2 v3 सो ऑन vr का। तो ये k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस सो ऑन kr vr, ये लीनियर कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे k1 k2 ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और इसी तरह से v1 v2 v3 ये वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से ये अगर एक वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा k1 w1 इस तरह से, तो जिसको हम स्केलर मल्टीपल भी कहते हैं, इसको स्केलर मल्टीपल ऑफ डैट वेक्टर भी कहते हैं। इसी तरह से नॉर्म क्या होता है, नॉर्म हमारे पास जितने वेक्टर्स हैं उनका स्केयर लेते जाएं और इसी तरह से प्लस कर दें हम, और इस होल का स्केयर रूट ले लें, तो इसको नॉर्म कहते हैं, या इसको आम अल्फाज में मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, यानी कि हर वेक्टर जितने भी हैं उनका स्केयर लेते जाएँ और इसी तरह से उनको ऐड करके और होल का स्क्वायर रूट ले लें, तो इसको हम नॉर्म इस तरह से डिनोट करते हैं नॉर्म को, और ये कहलाता है लेंथ ऑफ v या मैग्नीट्यूड ऑफ v, इसको कहा जाता है। इसके बाद नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए v वेक्टर है हमारे पास 3, -3, 2 और 1, ये v वेक्टर है। इसका नॉर्म -3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 2 का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे दोबारा बता दूँ, ये वेक्टर्स नहीं हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3 सो ऑन vn। तो इन सब कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके ऐड करके और होल का स्क्वायर रूट लिया जाए, तो वो हमारे पास नॉर्म होगा। तो इसी तरह से ये दूसरे वेक्टर का नॉर्म निकाला गया जो R4 में है, तो ये सो ऑन निकाल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जहन में रखनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्टेंस और नॉन नेगेटिव हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। दूसरे नंबर पे द ज़ीरो वेक्टर्स इज़ ओनली द वेक्टर ऑफ लेंथ 0, तो ये सिर्फ एक ही 0 वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 0 होती है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं होता। मल्टीपल ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है, इट्स लेंथ एब्सोल्यूट द वैल्यू ऑफ द
स्केलर, तो इस तरह से ये जितने जो है मल्टीपल करेंगे तो उसके लेंथ भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस स्केलर के मल्टीपल होगी। तो इस तरह से तो ये देख सकते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरे नंबर पे कब ज़ीरो होगा, जब वो वेक्टर ज़ीरो होगा। और इसी तरह से अगर इसका मल्टीपल लिया जाए तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के मल्टीपल के बराबर आ जाता है। तो एक प्रूव किया हुआ छोटा सा वी वेक्टर लिया, उसके साथ के को मल्टीप्लाई किया तो ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका नॉर्म निकाला पहले तो वो बराबर आएगा कि एब्सोल्यूट में आ गया, यानी कि ये तीसरा जो है प्रूव किया। बाकी आप लोग प्रूव कर लें। नॉर्मलाइजिंग क्या कहलाता है? सबसे पहले ऐसे प्रोसेस को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं बाय अ वेक्टर रेसिप्रोकल। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए नॉन ज़ीरो वेक्टर को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लेंथ बाय ऑब्टेनिंग द यूनिट वेक्टर इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग वी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको इसके रेसिप्रोकल की लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाए, लेंथ की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर वेक्टर को, यानी कि लेंथ निकाली जाए उसका रेसिप्रोकल लिया जाए। जैसे यहाँ पे वी वेक्टर है, इसकी लेंथ निकाली तो ये 3 आ गई। अब 3 का रेसिप्रोकल लिया तो 1/3 आ गया। तो 1/3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस वेक्टर के साथ, तो ये हमारा इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो ये हमें पता है कोई भी वेक्टर हमारे पास, सपोज डैट अगर ए वेक्टर है तो ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है जिसको हम ए यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखते हैं। और दूसरे नंबर पे ए का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इन दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है या इनका प्रोडक्ट किया जाता है तो ये वेक्टर बनता है। तो अगर यहाँ पे हमने ए यूनिट वेक्टर यानी कि ये वाली चीज़ मालूम करनी है, तो डायरेक्शन मालूम करनी है सिर्फ, तो ए यूनिट वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये ए वेक्टर इसी तरह से डिवाइडेड बाई आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका नॉर्म हमारे पास इसी तरह से अगर 1 है तो वो खुद ही आ जाएगा। तो ये आ गया, तो ये नॉर्मलाइजिंग और कहलाता है। इस तरह से आई जे के लिहाज से भी इसकी नॉर्मलाइजिंग भी देख लेंगे। इसके बाद है डिस्टेंस क्या होता है? दो वेक्टर्स का डिफरेंस और उसका होल का नॉर्म। डिफरेंस का नॉर्म लिया जाता है, यानी कि पहले वेक्टर के इसी तरह पहले कंपोनेंट को पहले से माइनस करके स्क्वायर, दूसरे को दूसरे से स्क्वायर। तो इस तरह से इनको डिफरेंस करके स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट लिया जाए। तो ये इस तरह से ये दो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के डिफरेंसेस लेते जाएंगे और इनका स्क्वायर लेते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे और आखिर में होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट, तो जिसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये u डॉट v के बराबर होता है नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर होता है। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन u एंड v, जो एंगल होगा u और v के दरमियान में। तो इस तरह से तो ये R2 या R3 के लिहाज से ये इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो नॉर्म निकाले पहले दोनों वेक्टर्स के, फिर उसके बाद उनके दरमियान में एंगल 45 था तो cos 45 निकाला, तो इसमें पुट किया तो ये u डॉट v आ गया। तो इसी तरह से ये u डॉट v जो अगर यूक्लिडियन प्रोडक्ट को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो u डॉट v पहले कंपोनेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और सबको ऐड कर दें, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। कैलकुलेटिंग डॉट प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के ज़रिए से तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसी तरह से सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से एंड सो ऑन। इस तरह से सोल्यूशन आसान सा तरीकाकार है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा जब एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव का या 0 होगा इफ़ एंड ओनली अगर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आसान सा स्केलर प्रोडक्ट वाला किया हुआ है। तो k को u डॉट v से मल्टीप्लाई कर दिया
तो स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, तो इसी तरह से अलग अलग करके ले लिया, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव की, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। तो इसके लिहाज से ये एक्सरसाइज थी। इसके बाद है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी जिसको हम आम अल्फाज में परपेंडिकुलरिटी भी कहते हैं, कि यानी कि परपेंडिकुलर है वेक्टर, तो दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ऑर्थोगोनैलिटी होगी जब इनका डॉट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। तो दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर कहलाएंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। टू वेक्टर्स u and v in Rn are said to be orthogonal vectors if u dot v is equal to 0। तो अगर u dot v 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो इसी तरह से वी विल आल्सो एग्री दैट द ज़ीरो वेक्टर इन Rn इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। तो ये सारों के ऑर्थोगोनल होता है, तो ये इस तरह से ये ऑर्थोगोनैलिटी कहलाती है। इसके बाद है एक एग्जांपल, क्या ये दोनों शो डैट कि ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल हैं। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या किया, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले कंपोनेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और इसी तरह से चौथे को चौथे से मल्टीप्लाई किया, तो इनका सम किया तो ये 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल थे। इसी तरह से आई डॉट जे लिया जाए, आई डॉट के लिया जाए, या इसी तरह से जे डॉट के लिया जाए, तो इस तरह से ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो इज इक्वल टू 0 आ जाए। इसके बाद एक आसान सा थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम, जिसको हम पैथागोरियन थ्योरम कहते थे या पैथागोरस थ्योरम। तो ये बड़ा ही वेल नोन थ्योरम था। इन Rn किसके बराबर होता है कि हम आपको याद होगा कि जिस बचपन में पढ़ते थे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू था हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस इसी तरह से परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसी तरह से सेम ये है, u प्लस वी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये u प्लस वी होल का नॉर्म का स्क्वायर है, इसी तरह से u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, इसको हम पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम इन Rn कहते हैं। तो पैथागोरस अगर u और v ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन Rn हो तो विद द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिहाज से तो ये देन इसके बराबर हो। तो इसको प्रूव करने के लिए आसान सा तरीक़ाकार है, कब ये दोनों 0 होंगे, सिंस u एंड v आर ऑर्थोगोनल। तो ये अगर ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे तो वो 0 होगा डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है फ्रॉम द फॉलोइंग, तो होल का नाम का स्क्वायर लिया तो ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया तो ये इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर u नाम का स्क्वायर प्लस, ये आसान सा प्रूफ, u नाम का स्क्वायर प्लस v नाम का स्क्वायर, यानी कि u प्लस v होल के नाम का स्क्वायर जो था वो बराबर आ गया u नाम स्क्वायर प्लस v नाम स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से ये आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है सबसे पहले, तो क्या ये u प्लस v होल का नाम लिया जाए तो u नाम का स्क्वायर लिया जाए तो वो बराबर होता है u के नाम के स्क्वायर प्लस v के नाम के स्क्वायर। तो पहले सबसे दोनों का सम कर लिया, सम किया, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड हो गया, सेकंड में, थर्ड में, और इसी तरह फोर्थ में। तो इसका होल का नाम लिया 36 आया, इसी तरह से अलग अलग का नाम लिया, एक का 30 आया, एक का 6 आया, तो ऐड करके वो सेम आया। तो इसके लिहाज से ये 3.3 के लिहाज से ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एट तो 1 से लेकर 10 तक आप लोगों के ज़िम्मे। इसके बाद है डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने एफएससी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, तो ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो हम ए का नाम इंटू बी का नाम इंटू साइन थीटा, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास एन यूनिट वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन, जो कि हम पहले वेक्टर के ऊपर राइट हैंड को रख के कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को, तो थंब शो करता है हमारे पास इसकी डायरेक्शन को। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तो जो बराबर होता है हमारे पास डिफाइंड बाय 3 स्पेस में, तो ये इस तरह के बराबर होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि u क्रॉस v। तो फर्स्ट का तो इस तरह से ये, फिर माइनस ये इसके साथ, तो इस तरह से ये, तो इसको कैलकुलेटिंग तो ये आप लोग जहन में रख लेंगे किसके बराबर होता है, u2 v3 माइनस
u3v2 और इसी तरह से u3v1 माइनस u1 v3 एंड सो ऑन के इस तरह से। तो कैलकुलेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा हमारे पास, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ये बातें जहन में रखनी है कि अगर डॉट और क्रॉस दोनों के तीनों इकट्ठे आ जाएं तो इसमें हमारे पास डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर u क्रॉस v इज़ ज़ीरो, अगर ये ऑर्थोगोनल हों, तो इफ़ u एंड v आर 3 स्पेस वेक्टर, तो देन हमारे पास ज़ीरो कब होगा, जब u एंड v आर ऑर्थोगोनल टू u। तो ये दोनों के दोनों ये इसके ऑर्थोगोनल हों। अगर u क्रॉस v ऑर्थोगोनल हो, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल हो u के, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल हो v के, तो ये ज़ीरो होगा। तो इसी तरह से लैग्रांज आइडेंटिटी क्या कहती है कि u क्रॉस v होल का नॉर्म लिया जाए तो बराबर होते हैं u का नॉर्म का स्क्वायर v के नॉर्म का स्क्वायर माइनस u डॉट v होल का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है। तो इसी तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से u क्रॉस v क्रॉस w, तो u डॉट w इंटू v और इसी तरह से माइनस u डॉट v इंटू w, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। तो पहले ये दोनों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी। ये बिल्कुल आसान सा u लिया हमारे पास, इसी तरह से v लिया, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमने पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया सेम डेफिनेशन के लिहाज से, फिर इसी तरह से इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ये डॉट लिया, तो इस तरह से फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई सेकंड, तो इस तरह से ये इज़ इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये उसके ऑर्थोगोनल था। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो u एंड v इज़ आर परपेंडिकुलर टू u एंड v, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके, जब ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमने कहा था कि थंब इसकी डायरेक्शन को शो करता है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये इसके बराबर आया, तो इसके साथ ट्रिपल प्रोडक्ट लिया तो ये ज़ीरो आ गया, ये भी इस तरह से ये ज़ीरो आ गया, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तो ये बातें जहन में रखनी है। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि ये कमोटेटिव नहीं होता लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होता है। इसी तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट में ये इस तरह से बराबर होता है एंड सो ऑन। ये सारी आसान सी प्रॉपर्टीज़ जहन में रखें। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का आपस में u क्या होता है, आई जे के ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं इन R3, तो ये R3 में या 3 स्पेस में ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता ही है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये इसी में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर i क्रॉस j करेंगे तो वो हमेशा k आंसर आएगा, और i क्रॉस i करेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। इसी तरह से इस सर्कल के लिहाज से हम करते हैं पुट, यहाँ पे i लिखते हैं, यहाँ पे j लिखते हैं, यहाँ पे k लिखते हैं और इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो i j और k इस तरह से क्लॉकवाइज लिखा और क्लॉकवाइज ही इसको घुमाएंगे, और अगर i और j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर k आएगा। k और i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, k का क्रॉस प्रोडक्ट विद i लेंगे तो आंसर j आएगा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, k का i के साथ लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया, ये k का i के साथ लेंगे तो ये j आ गया। तो इस तरह से ये इसी तरह से जब उल्ट ले रहे हैं, यानी कि अब क्या है, जैसे अगर i का k के साथ लेते तो ये हमारे पास माइनस j आता। तो i का k के साथ आप लोग देख सकते हैं, i का k के साथ लेंगे तो ये माइनस j आएगा। तो इस तरह से ये जब उल्ट लेंगे तो ये माइनस में आएंगे, और अगर उसी के लिहाज से जिस तरह से हमने क्लॉकवाइज ये बनाया है तो क्लॉकवाइज लेंगे तो ये वही का वही आंसर आएगा। यानी कि दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे i और j का लेंगे, i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से ये, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट
इस तरह की फॉर्म में हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में अब ऊपर आई जे के लिख देंगे और नीचे फर्स्ट के कंपोनेंट फिर सेकंड के कंपोनेंट। ये क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। u क्रॉस v है तो इसका मतलब u के कंपोनेंट्स u1 u2 u3 हैं और v के कंपोनेंट v1 v2 v3 हैं। तो आई जे के ऊपर लिखेंगे u1 u2 u3 लिखेंगे यहाँ पे और इसी तरह से v1 v2 v3 लिखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो सेम वही रिज़ल्ट आएगा जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आता है। इस तरह से ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आप लोगों के ज़िम्मे हैं। ठीक है बेटे, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सब का हामी और नासर।